हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट में देखे हिंदी के रीढ़ की हड्डी। उसमें तुमने सुने कि उमा को देखने के लिए लड़के वाले आए ना, और वो क्या चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो और उसको घर के सब काम काज आते हो, है ना। यानी जो राम स्वरूप है उनकी सोच अलग है और गोपाल प्रसाद इनकी सोच अलग है। अब हम लोग आगे देखते हैं। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अभी देखो ये टैक्स किस पे लगाना चाहते हैं राम स्वरूप। शंकर को प्याला पकड़ाते हुए वो क्या, अब वो पूछ रहे कि कौन सा टैक्स। गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। देखो आज तक तुमने सुने थे क्या खूबसूरती पर भी टैक्स लगना चाहिए। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी ना करेंगे। यानी अगर कोई खूबसूरत है तो उसका भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए, तश्तरी मीन्स प्लेट, छोटी प्लेट में उन्होंने जो खाने के लिए रखा है वो। तो क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, खूबसूरती पर ये जो टैक्स लगाने वाला है। हमारे ज़माने में तो ये उसका कोई सवाल ही नहीं था ना। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। क्या कभी नहीं, ये खूबसूरती वाले टैक्स की बात हो रही है ना। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, यानी शंकर से बात करते हुए, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। अब ये शंकर को उन्हें पता है ना, लड़का है जो उमा को देखने के लिए आया है ना। शंकर किस मामले में, देखो उसका ध्यान भी नहीं है उधर। रामस्वरूप यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, यानी लड़की की खूबसूरती ज़रूरी है या नहीं, इस बारे में बोल रहे हो। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। और जायजा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। अभी जन्म पत्र मालूम है तुम लोगों को, लड़के लड़की की शादी की जब वो बात होती है तो पहले उनकी जन्म कुंडली मिलाते ना, तो ये जन्म पत्र बोल रहे हो। रामस्वरूप जी, जायजों का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। अभी वो क्यों गंभीर होते हैं, देखो। गोपाल प्रसाद लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। अभी इनके ख्याल देखो पुराने ख्यालों के हैं ना। ये क्या बोल रहे हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो घर के जो कामकाज है वो करने आने चाहिए। रामस्वरूप हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं। मेज यानी वहाँ पे जो सामने रखी हुई टेबल होगी उसको बाजू में सरकाते हुए क्या बोल रहे हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह कर जरा ज़ोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। ये पुरानी स्टाइल है। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि अंदर से पान भिजवा दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी नीम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। उमा के आँखों पे जो चश्मा है वो चश्मा देखकर दोनों बाप बेटे चौंकते हैं कि ये चश्मा शायद से नज़र वाला तो नहीं है। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ, चश्मा, यानी उनको कितनी हैरत हुई है, कहीं ये लड़की की नज़र तो कम जोर नहीं है, इसको चश्मा लगा तो नहीं है। रामस्वरूप ज़रा शक पकाकर, जी वो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। यानी अभी उन्होंने बात क्या बनाई, क्या नंबर का चश्मा नहीं है, ये उसकी आंखें दर्द हो रही थी ना, इसके लिए वो चश्मा लगाया। गोपाल प्रसाद पढ़ाई बढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, देखो इनके ख्याल कुछ और ही है कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं है, पढ़ पढ़ के इसके आँख पे चश्मा तो नहीं लगाया, ये सोचकर। रामस्वरूप नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना,
यानी पहले तुमको बता दिया मैंने। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। अभी तक कितने क्रोध में आया था ना रामस्वरूप। वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है। बाजे वाजे यानी उसको बजाना भी आता है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी छवि है। यानी क्या, चल वो अभी वहाँ से चलते आई तो इन्होंने देखे ना कि टेढ़ी मेढ़ी नहीं चल रही, यानी ठीक है, और चेहरा भी ठीक है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सितार आपको मालूम है, वो तार छेड़ने वाला जो बाजा आता है उसको क्या बोलते हैं? सितार। तो वो क्या बोल रहे हैं? सितार और बाजा दोनों भी बजाना आता है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। आप लोगों ने 9th में पढ़ी होंगी ना, मेरे गिरधर गोपाल अपन ने सीखे। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आँखों से मिल जाती है। अभी ये शंकर उसको देखने आया हुआ लड़का है ना, उसकी आंखें उससे मिलती है और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामस्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो माँ। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है। यानी अभी उनको पता चल गया है, थोड़ा सा उसने गाई तो उनको पता चला कि इसको गाना आता है। आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। क्यों? तो अभी उनको कुछ सवाल पूछने हैं ना उससे। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। देखो वो अपने पिताजी के एक इसमें भी आगे नहीं है ना, जैसा वो बोल रहे हैं वैसे ही वो कर रही है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? देखो कितनी, यानी उनसे सवाल है और उसको क्या क्या आना चाहिए, कितनी उम्मीदें लगाई है उन्होंने ना। और क्या चाहते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी भी ना हो। क्या पूछ रहे हैं कि तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। रामस्वरूप, हाँ वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वो उस दीवार पर भी। यानी उसको पेंटिंग आती है, ये उमा नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? उनके पिताजी रामस्वरूप खुद कह रहे हैं कि ये कुत्ते वाली पेंटिंग जो है और वो बाजू लगी है, वो सब किसने बनाया? उमा ने। गोपाल प्रसाद, ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? देखो, और क्या पूछ रहा है कि सिलाई भी आती है क्या? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी हैं। अभी क्या बोल रहा है कि घर के सारे कपड़े भी कौन सीती है? उमा। देखो कितना हुनर है ना उमा के अंदर। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम बिनाम भी जीते थे? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप शक पकाते हैं। अभी वो क्यों पूछ रहे? क्योंकि इनाम कब मिलेंगे? जब स्कूल पढ़ेंगी तो वो स्कूल में उसको कहीं इनाम तो नहीं मिले, इस पे से अंदाज़ा लगाने के लिए उसको पूछ रहे कि ये ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से, हाँ, ज़रा शर्माती है। इनाम तो इसने, ऐसा बोलकर अभी वो चुप क्यों है? क्या उनको पता चल जाएगा कि उमा कितनी पढ़ी है इसके लिए? गोपाल प्रसाद, ज़रा रूखी आवाज़ में, ज़रा इससे भी तो मुंह खोलना चाहिए। यानी गोपाल प्रसाद क्या बोल रहे हैं कि उमा को बोलने दो। रामस्वरूप ही सारे जब से बेटी जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके जवाब दे रहे हैं ना, तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, अभी ज़रा उसको भी बोलने दो। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में। अब उमा को सारा ये जो वो सारे जब से सवाल जो पूछ रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं हुए। अब वो क्या बोल रही है, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीद कर तो खरीदार को दिखलाता है। पसंद आई तो अच्छा है, वरना। यानी लड़की को ये लोग ने एक बेजान चीज़ समझ ली है दोनों ने। ये क्या बोल रहा है कि उमा के ख्याल देखो कितने अच्छे। वो क्या बोल रही है कि दुकानदार जब कुर्सी मेज यानी टेबल कुर्सी जब खरीदता है तो उससे पूछता है क्या? इस तरह से ये लड़की का क्या है, एक खरीदार तुमने बना दिए हैं। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। यानी अभी तक जो उमा चुप थी, अभी इसकी ज़बान खुल गई। अभी उनको लगा कि ये हो ना हो बहुत पढ़ी लिखी है। उमा उमा उमा,
अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। अब ये चुप नहीं बैठेगी। क्यों? तो वो पढ़ी लिखी है। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। देखो, लड़की जो देखने के लिए आए वो क्या बोल रहा है कि मैं, लड़की ने इतने ज़ोर में यानी इतने आवाज़ में बात की ना, तो क्या बोल रहे हैं, मेरी इज्जत उतारने के लिए बुलाए थे क्या? उमा तेज आवाज़ में, अब पहले धीमे स्वर में जब से बोल रही थी, लेकिन अभी तेज आवाज़ में बोल रही। जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। नाप तोल यानी ये आता है क्या, वो आता है क्या, ऐसा सीखिए क्या, वैसा सीखिए क्या ना। तो वो क्या बोल रही, सारे जब से आप नाप तोल कर रहे हैं तो हमारी बेइज्जती नहीं हो रही क्या? शंकर, बाबूजी चलिए, लड़के को देखो, उससे ज़्यादा गुस्सा आया और क्या बोल रहा है, चलो। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। अभी उनको शक हो ही गया ना। वो क्या बोल रहा है, तुम कॉलेज भी पढ़ी हो क्या? उमा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। यानी इसने बीए पढ़ी है ना, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों से हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। यानी लड़के की आदत क्या है ये भी इसको मालूम है। वो क्या बोल रही, तुम्हारे लड़के की तरह मैं ताक झांक नहीं करती थी। तुम्हारा लड़का बड़े तुक्कर होगा, लेकिन मेरी आदत वैसी नहीं है। और मैं कितनी पढ़ी हूँ? बीए। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। यानी उसकी आदतें, उनका जो लड़का है, इतनी सारी उसमें बातें होने के बाद में, ये अच्छी बातें नहीं, बुरी बातें, ये सब उसमें होने के बाद में भी लड़की के बारे में इतने टटोल रहे ना, तो इसने अपने उनके लड़के के सारे राज खोल दिए। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में। अभी ये रामस्वरूप क्यों बोल रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि अपने बेटी का रिश्ता हो जाए ना, तो वो उससे चिल्ला रहे। लेकिन गोपाल प्रसाद देखो, खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। क्यों दगा किया? क्योंकि अभी उन्होंने क्या बताया था कि मेरी लड़की पढ़ी लिखी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है करके। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी। मैट्रिक यानी क्या? वो टाइम की 10वीं एसएससी। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, यानी अभी लड़की के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं, लेकिन अभी अपने घर का रास्ता उन्होंने नाप लिए। उमा, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन आप लोगों को मालूम है, रीढ़ की हड्डी यानी हमारे पीठ की बैकबोन जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो इंसान सीधे से बैठ भी नहीं पाएगा, सो भी नहीं पाएगा, खड़े भी नहीं हो पाएगा ना। तो वो क्या बोल रही है, अगर तुम घर में जाके देखो अपने बेटी की रीढ़ की हड्डी। क्यों? तो उसका बाप जो बोलेगा वही बेटा करेगा। वो ना बाप के आगे चल सकता है ना बैठ सकता है, इसलिए वो क्या बोल रही, घर में जाके देखो अपने बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। गुस्सा क्यों? तो उमा ने सब जो उनको बोलना था सब बोल डाली ना, और उनके लड़के के रुलासापन दोनों बाहर चले जाते। रुलासापन यानी उसकी जो बेइज्जती हुई, उमा ने जो उसकी पोल खोल दी, उसके वजह से उसका चेहरा भी उतर गया है लड़के का। उमा सहसा चुप हो जाती है। क्यों ना हो, बेचारी देखो कितने सारे उसमें हुनर है, इतनी पढ़ी लिखी है, और इतना होने के बावजूद भी वो क्या चाहते हैं कि हमको ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। यानी आज के समाज में स्त्री की क्या स्थिति है, उसका क्या है, इसलिए ये जो लेखक है इतने अच्छी तरह से उन्होंने ये पेश किया है। आप लोगों को ये समझना चाहिए। भोर का तारा एकांकी संग्रह से, यानी ये जो नाटक लिया गया है वो कहाँ से लिया है? भोर का तारा एकांकी संग्रह से।